नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात 1 बजे की 4 बड़ी खबरों की करते हैं। सबसे पहले बात कलयुगी बेटे की करेंगे, जिसने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। शादी समारोह में किस तरह बेखौफ होकर सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई, यह भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद बात पुलिस के हाईटेक सुविधा की भी होगी, जिससे आप ट्रैफिक उल्लंघन करने पर बच नहीं सकते। बुलेटिन में बात अच्छी खबर की भी करेंगे और आखिर में मरुधरा किस क्षेत्र में टॉप है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। एबीवीपी का यहां पर हंगामा देखने को मिला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज किया गया है। पुलिस प्रशासन से एबीवीपी के जो छात्र हैं वो उलझ गए। एडम ब्लॉक पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। 21 सूत्री मांगों को लेकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर 23 दिन से धरना दे रहे हैं ये सभी छात्र। और प्रदर्शन से पहले कार्यकर्ता सम्मेलन एबीवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकात भी यहां मौजूद थे। आकात ने एबीवीपी युवाओं से आह्वान किया था कि मांगों को लेकर जयपुर महानगर को जाम किया जाए। सचिन हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, इस वक्त क्या स्थिति वहां पर? देखिए, फिलहाल जो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कुछ थोड़ी देर पहले ये छात्र जब अपनी मांगों को लेकर कुलपति सचिवालय का घेराव करने के लिए एडम ब्लॉक की ओर बढ़े थे और एडम ब्लॉक को पहले ही पुलिस ने एहतियातन तौर पर जो है लॉक कर दिया था। उसको उन्होंने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। वहाँ पे जो है हंगामा किया। पुलिस प्रशासन जिसने जब इन्हें समझाइश की तो पुलिस प्रशासन उलझ गए और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगे। जो चैनल गेट था एडम ब्लॉक का, उसको ये लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लोग पुलिस ने लाठियां बांधी और इन लोगों को वहां से अलग किया। तो पिछले 23 दिनों से अपने 21 सूत्री मांगे हैं, जिसके अंदर कोरोना काल में अन्य यूनिवर्सिटी की तरह बोनस अंक की मांग है, छात्रवृत्ति की मांग है। तमाम मांगों को लेकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब इनकी मांग नहीं सुनी गई तो आज उन्होंने बड़ा प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। लेकिन प्रदर्शन की जगह पहले कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें उनके राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जो आकांत है और संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि मांगे नहीं मानी जाती है तो एक बड़ा प्रदर्शन किया जाए, महानगर को जाम करने की बात कही गई थी। उसकी कुछ देर बाद कुछ छात्र जो हैं वो अपने जो स्थानीय नेता है उनके साथ में एडम ब्लॉक की ओर बढ़े और कुलपति को जो सचिवालय है, कुलपति सचिवालय, उसका ही घेराव करना चाहते थे और एडम ब्लॉक में ये प्रवेश चाहते थे। लेकिन पहले ही पुलिस ने वहाँ जो है चैनल गेट को लॉक कर दिया था। इन छात्रों ने चैनल गेट के लॉक को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस समझाइश की, जब ये नहीं माने तो फिर इन पर लाठीचार्ज करके लाठियां भांजकर जो है इनको तितर-बितर करना पड़ा। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है एडम ब्लॉक के आसपास और जो छात्रों की संख्या है वो छात्र में उतनी संख्या में वहां मौजूद नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए। चूरू के सादुलपुर में एक बेटी को अचानक इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपनी मां के ही सिर पर हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बेटी ने खुद पुलिस को इसकी जानकारी भी दी। वहीं सूचना मिलने पर एएसपी और थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटी का पिता हिसार गया हुआ था। घर पर दोनों मां बेटी अकेली थी। कविता जब लेटी हुई थी उसी दौरान बेटी ने उस पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार किया, जिससे मां की मौके पर ही मौत हो गई। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी बेटी का दिमागी इलाज भी चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मालूम से सूचना मिली थी कि डिगाला गांव में कि एक लड़की फ़ोन करी है कि हमारे घर में मर्डर हो गया, मतलब मृत्यु हो गई है। जिस पर मैं मौके पर पहुंचा तो जाके मौका पर देखा तो मनीराम सनोप धनपतराम खत्ती निवासी डिगाला की पत्नी बेड पे मृत अवस्था में पड़ी थी। पास में थोड़ा पड़ा था। जिस पर तहकीकात की तो उसने बताया कि जो उसकी लड़की है, जो माँ बेटी घर पर अकेली थी, उसने हथौड़े से वार करके पत्नी की हत्या कर दी है। जिसका शव कल शाम को सीएचसी राजगढ़ में रखवाया था, जिसका अभी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आगे अनुसंधान जारी है, जो भी नतीजा निकलेगा। चलिए अब बात करते हैं हर्ष फायरिंग की। दौसा में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग देखी गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। यह वीडियो मोरेड गांव का बताया जा रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बारात में शामिल कुछ लोग हर्ष फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। अब यह वीडियो दौसा पुलिस के अधिकारियों के पास पहुंच गया है।
मानपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बारात में कैसे हर्ष फायरिंग की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। दौसा के एक गांव का बताया जा रहा है। पुलिस तक भी ये वीडियो जो है वो पहुंच चुका है और पुलिस अब इस मामले की जांच भी कर रही है। पाली राजकीय महाविद्यालय में रैगिंग के मामले को लेकर सोमवार शाम को हंगामा हो गया। छात्र कॉलेज भवन के बाहर प्रदर्शन करने लगे। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बताया कि वार्डन की हरकतों से वे परेशान हैं और पिछले काफी समय से हॉस्टल वार्डन बेवजह छात्रों को मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। उन्होंने वार्डन पर आरोप लगाया कि जूनियर छात्रों को रैगिंग के मामले में उकसाकर सीनियर छात्रों के खिलाफ दबाव बना रही है। अजमेर के भालिया मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां देहात बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई और जमकर हंगामा भी हुआ। स्थिति यहां पर मारपीट की भी बन गई। यह सब हुआ पूर्व मंत्री और विधायक अनीता भदेल और प्रशिक्षण के प्रदेश प्रभारी बीपी सारस्वत की मौजूदगी में। प्रशिक्षण में आए कार्यकर्ता गुटबाजी को लेकर नाराज थे और इसी बीच किसी बात को लेकर विधायक भदेल नाराज हो गए और चप्पल उठाकर मारने की धमकी दे डाली। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। यह वीडियो 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। अरे बागी का डेरा डाला था तो मैंने नहीं डाला भैया, बागियों का डेरा है। देखो आप प्रेम से भाई मेरा नाम मत लो आप, नहीं तो ये चप्पल रखिए, ये चप्पल है मेरी, मेरा नाम लिया तो बदतमीजों को बहुत ज्यादा। हाँ ये चप्पल है मेरे पास, मेरा नाम लिया तो एक चलूंगी मैं, मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, ना समझ में। हाँ भरतपुर में आग का तांडव देखने को मिला। यहां अग्निशमन केंद्र के सामने ही एक डायग्नोस्टिक्स लैब में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में आने से एक शख्स की झुलसकर मौत हो गई। हालांकि अग्निशमन केंद्र पास में ही होने की वजह से तुरंत आग पर काबू पा लिया गया। लैब के अंदर हमें पता चला था कि यहाँ पे फायर हुई है। गाड़ी आई है, गाड़ी के बाद में आग बुझाती है। सारा फाइट किया, एक आदमी क्या मिलने की बात बता रहे थे, पर हमने कोई नहीं बताया। फिलहाल सारा फाइट कर लिया है, आग हो गई है, सब नॉर्मल है। दौसा के ज्योति नगर में बिजली निगम की लापरवाही सामने आई है। बिजली के झूलते तार और कमजोर बिजली के पोल हादसे को न्योता दे रहे हैं। ट्रैक्टर ने बिजली पोल को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद एक के बाद एक 5 बिजली के पोल गिर गए। ये घटना हुई है, टेंट का सामान ट्रॉली है जो भर के जा रही थी ओवरलोड, और उसको जा रही थी तो वो क्या ये तार थोड़े से लूज थे, इस कारण ट्रॉली के जो सामान था उसके टच हो गया और वो पोल उसकी तार को टक्कर मारने से पोल 3-4 पोल भी गिर चुके हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने एक बार फिर से हंगामा किया, जिसके बाद आधे घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है और एक बार फिर से 1:30 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। तो सदन में हंगामे के आसार थे और एक बार फिर से यहां पर जमकर हंगामा हुआ है, जिसकी वजह से कार्यवाही सदन की स्थगित करनी पड़ी है और एक बार फिर से सदन की कार्यवाही जो है वो 1:30 बजे शुरू होगी। सुधीर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या जानकारी है? एक बार फिर से सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। देखिए, सदन की कार्रवाई फिर से दोबारा के आधे घंटे के लिए स्थगित की गई है। मामला फोन टैपिंग से जुड़ा हुआ था और स्थगन प्रस्ताव उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक कालीचरण सराफ की ओर से लगाया गया था, जिस पर अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी। अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। जो सवाल लगातार जिस सवाल को लेकर पूरा बवाल खड़ा हुआ था,
उसको भी उन्होंने पढ़कर जिक्र किया कि इसमें बताया जाए कि किस सदस्य की या किस विधायक की या किस मंत्री की निजता का हनन हुआ है, और इन बातों का जिक्र किसी भी यानी दोनों स्थगन प्रस्ताव में चर्चा नहीं हुई है। तो इसको लेकर हंगामा बरपा सदन के अंदर। बीजेपी के विधायक और आरएलपी के विधायक बैल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे, और नारेबाजी के बीच ही सदन की कार्रवाई भी चलती रही। लेकिन अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि आधे घंटे के लिए, जब पहली बार आधे घंटे के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और इसीलिए की गई थी कि दोबारा से शांतिपूर्वक चलेगी। दोबारा से जब असेंबली जुटी और दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी विधायकों का रुख वैसा ही रहा। हंगामा हुआ सदन के अंदर। सभापति महेंद्र सिंह मालवीय आसन पर आए और उन्होंने आधे घंटे के लिए कार्रवाई फिर से स्थगित कर दी। यानी जो मामला था उस पर बीजेपी के विधायक चाहते थे कि सरकार की ओर से कोई वक्तव्य आए, लेकिन दोनों जो सदन के अंदर आज जो स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट किए गए उसमें सीधे तौर पर अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था देते हुए कहा कि इस तरह की अध्यक्षीय व्यवस्था को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, और इसी वजह से बीजेपी विधायकों को ये नागवार गुजरा और वो सदन में आकर एकजुट होकर नारेबाजी करने लगे। और यही वजह रही कि दोनों बार जो सुधीर, तो हंगामे की वजह से एक बार फिर से कार्यवाही स्थगित की गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फोन टैपिंग पर सरकार का जवाब। नागरिक सुरक्षा के लिए फोन टैपिंग। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान फोन टैपिंग से जुड़े एक सवाल का विधानसभा पोर्टल पर गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है, जिसके मुताबिक टैपिंग करना नागरिकों की सुरक्षा के लिए की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो सक्षम अधिकारी की अनुमति से की जाती है। फोन टैपिंग से जुड़ा सवाल बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने पूछा था। फोन टैपिंग से जुड़ा सवाल था कि क्या यह सही है कि विगत दिनों में फोन टैप करने के प्रकरण सामने आए हैं? यदि हां, तो किस कानून के अंतर्गत एवं किसके आदेश पर? तो राज्य सरकार की ओर से विधानसभा की पोर्टल पर जो जवाब दिया गया है उसके मुताबिक लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हित में या किसी ऐसे अपराध को प्रोत्साहित होने से रोकने के लिए जिससे लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था को खतरा हो, टेलीफोन अंतावरोध भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5(2), भारतीय तार अधिनियम संशोधित नियम 2007 के नियम 419A और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 में वर्णित प्रावधान के मुताबिक सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरांत किया जाता है। राजस्थान पुलिस ने उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत टेलीफोन अंतावरोध सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया है। अंतावरोध पर लिए गए प्रकरणों की समीक्षा मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में नियम अनुसार की जाती है। नवंबर 2020 तक के सभी प्रकरणों की समीक्षा की जा चुकी है। वहीं इस मामले में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बीजेपी पर बिना वजह मामला उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सदन के अंदर पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी विधायक और मंत्री का फोन टैप नहीं हुए हैं। हमने किसी भी मंत्री एमएलए का टेलीफोन टैप नहीं कराया है, इस बात को मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं। सफाई देनी चाहिए गजेंद्र सिंह शेखावत जी को कि कैसे किस तरीके से उनके जो ऑडियो वीडियो जो आए हैं वो किस तरीके से आए उसका जवाब दें, और उनको अपना वॉइस सैंपल देना चाहिए कि नहीं साहब ये जो आए हैं ये मेरी आवाज। वहीं विपक्ष के नेताओं ने इस पर सवाल उठाते हुए सीबीआई से जांच तक की मांग कर दी है। सियासी पारा बहुत ऊंचा था और सरकार अपना अस्तित्व बचाने के लिए मशक्कत कर रही थी, और उस अस्तित्व पर संकट भी उनके अपने लोगों के कारण था। उस दौरान अनेक बार भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगाने की कोशिश हुई। उस पूरे नाटक के नायक भी वही थे, खलनायक भी वही थे। नहीं करा है। आज ये स्पष्ट हो गया है पूरे देश के सामने जब एक लिखित प्रश्न पर असेंबली में कांग्रेस की राजस्थान सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने फ़ोन टैपिंग करी थी, उन्होंने जनता की फ़ोन टैपिंग करी थी, और वो फ़ोन टैपिंग पूरी तरह से
इररेगुलर थी। उधर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो किसी भी सरकार में खुद की निजता को सुरक्षित नहीं मान रहे, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। इससे प्राइवेसी को तो इन्होंने आउट किया ही किया, एक अपराध भी किया। इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। उस समय सांसदों विधायकों के जब फोन मंत्रियों के टेप के, तो हमारे फोन भी सरकार टेप करी थी। और मेरा तो अशोक गहलोत सरकार में फोन टेप हुआ और लगातार 5 साल वसुंधरा भी मेरे फोन टेप करती थी। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने ये सवाल मौजूदा विधानसभा के पिछले सत्र में पूछा था। सूत्रों के मुताबिक अभी तक सिर्फ ये जवाब लिखित तौर पर प्राप्त नहीं हुआ है। सराफ के सवाल में और साथ ही सरकार के जवाब में कहीं भी किसी प्रकार से सत्ता या विपक्ष के किसी सदस्य या विधायक की टैपिंग का जिक्र नहीं है। लेकिन सत्ता राजनीति के खिलाड़ियों ने प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश जरूर करती है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिसंबर 2019। चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोल रहे हैं। के खिलाफ कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों कि एक जगह तो पूरा अपना जोर लगा देना, मीडिया के अंदर हाहाकार मचा देना, और दूसरी जगह ये एक लंबी, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट आपको दिखा दी है। इस लिस्ट के अंदर एक वहां जाना तो दूर, एक ट्वीट भी नहीं हुआ है राहुल गांधी द्वारा या प्रियंका गांधी द्वारा। एक ट्वीट भी नहीं हुआ। वहां जाने की बात तो बहुत दूर है। ये जो फिलॉसफी है ना इनकी कि बस आंखें बंद रखो और वक्त गुजर जाएगा, हाथरस हाथरस मंत्र रटते रहो और सारा काम हो जाएगा, ये नहीं है संभव आज के जमाने में। और ये जनता बिल्कुल देख रही है और असहाय है राजस्थान की जनता। एक ऐसा राज्य जो अपनी बहादुरी के लिए माना जाता है, जो देश प्रेम के लिए माना जाता है, वहां पर आज, और महिला सम्मान के लिए माना जाता है, वहां पर आज ऐसी घटनाएं लगातार एक के बाद एक हो रही हैं। और उसके बावजूद भी ना राज्य सरकार उसके ऊपर कोई काम कर रही है, ना ही केंद्र में उनके जो बड़े नेता हैं जो पूरे देश भर का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान नहीं आ पाए। जहां उनकी सरकार है वहां वो नहीं आ पाए। एक राहुल गांधी आई टेस्ट होना चाहिए। राहुल गांधी आई टेस्ट कि क्या दिखता है और क्या नहीं दिखता। राहुल गांधी आई टेस्ट में पूछा जाए, ये दिख रहा है आपको बलात्कार की घटना, उसके बाद ये दिख रहा है बलात्कार की घटना, ये दिख रही है बलात्कार की घटना। ये सारी घटनाएं राहुल गांधी टेस्ट में नहीं नजर आएंगी, एक के बाद एक। ये सब नजर नहीं आएंगी उनको। शर्म की बात है राहुल गांधी जी के लिए भी और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए कि एक असंवेदनशील राजनीति कर रहे हैं, एक बहुत ही नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जहां एक ही उनका लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसकी तरफ ध्यान लोगों का भ्रमित करो, लोगों का ध्यान हटाओ। लेकिन जो उनकी खुद की जिम्मेदारी है वो बिल्कुल नहीं निभा रहे। ये मामला जो फोन टैपिंग का है, ये लगातार हम उठाएंगे इस मामले को कि जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो जिम्मेदारी तो ना करके आप जनता का फोन टैपिंग कर रहे हो। अपनी ही सरकार आज अपनी ही जनता के ऊपर जासूसी कर रही है। और जासूसी का लक्ष्य क्या है? यह नहीं कि देश मजबूत हो जाए, कि देश के दुश्मन कोई आतंकवादी पकड़ा जाए। कौन सा आतंकवादी पकड़ा गया इस फोन टैपिंग से? कौन सा आर्थिक भ्रष्टाचार सामने आया इस फोन टैपिंग से? कौन से गुंडे पकड़े गए? जरा राजस्थान सरकार हमें बताए। जो महिलाओं या छोटी बच्चियों के ऊपर एक संकट पैदा कर रहे थे, कौन से ऐसे गुंडे थे जो पकड़े गए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ राजनीतिक लक्ष्य पूरा करने के लिए टेलीग्राफ एक्ट और 69A, जिसकी बार बार कांग्रेस चर्चा करती रहती है और लोगों को ऐसा भ्रमित करती है कि यह बीजेपी की सरकार है जो तंत्रों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आपके सामने आ गया है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। अगर पिछले कुछ महीने, कुछ सालों के अंदर किसी सरकार ने अगर तंत्रों का गलत इस्तेमाल करा और उसे असेंबली के अंदर स्वीकार करना पड़ा, तो वह राजस्थान की कांग्रेस सरकार। और यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके सुनने वाले भी जानते हैं कि यह कांग्रेस के काम करने का तरीका है। ये दशकों से यही काम करते आए हैं
और यह भी स्पष्ट है कि आने वाले समय में जहां पे भी इनकी सरकार होगी, ये ऐसे ही तंत्रों का गलत इस्तेमाल करेंगे। किसी ने मुझे लिख कर भेजा ये कि राजस्थान में लुट रही हैं अस्मतें, थानों में हो रहे हैं बलात्कार, करने गहलोत जी का यशगान कब आओगे? हाथरस पहुंच गए भैया बहन दोनों। यह तो बताओ राहुल जी, अब राजस्थान कब आओगे? राजस्थान में आने का इनका हिम्मत ही नहीं है। और सरकार को बचाने से फुर्सत मिले गहलोत को, तो एक बार महिलाओं को बलात्कार से बचा लीजिए, यह हमारा निवेदन है। प्रदेश सरकार के खिलाफ कोटा में बीजेपी ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। बीजेपी जिलाध्यक्ष रामबाबू सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया। उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रामबाबू सोनी ने बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, बढ़ते क्राइम रेट और तमाम मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार को विफल बताया। साथ ही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निजी बिजली कंपनी ने शहर में उपभोक्ताओं के साथ लूट मचा रखी है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी कोटा शहर द्वारा राजस्थान की कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। हमने देखा कांग्रेस सरकार ने चुनाव में कई घोषणाएं की थी, चुनावी वादे किए थे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन्हें रोजगार देंगे, लेकिन आज तक न तो उन्हें रोजगार दिया गया और न बेरोजगारी भत्ता पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें हनुमानगढ़ से, जहां से बड़ी खबर यह है कि गोलूवाला हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया है। दुष्कर्म पीड़िता की हत्या की गई थी, पति ने ही पत्नी की हत्या की थी, पत्नी की जलाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। हनुमानगढ़ एसपी प्रीति जैन ने पूरे मामले का खुलासा किया है। राजू रामगढ़िया हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजू, पूरी जानकारी क्या है? इस मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। जी बिल्कुल, ये 3-4 मार्च की जो रात की घटना थी और इतने दिनों बाद जो पुलिस लगातार अनुसंधान कर रही थी, हर एंगल से पुलिस जांच कर रही थी, और आज जो एसपी प्रीति जैन ने प्रेस वार्ता की उसमें उन्होंने बताया कि इसका जो पति है वो झुंझुनू निवासी है और झुंझुनू से वो जो है यहाँ पर आए थे उस रात को। इनका पति जो कृष्ण कुमार है रात को बाइक लेकर गोलूवाला आया, वारदात को अंजाम दिया और वापस जो है झुंझुनू चले गए। एसपी के अनुसार जो है इसका पति है, ये पत्नी चूंकि इससे अलग रह रही थी, एक तो ये इस बात से नाराज था, एक जो पत्नी के चरित्र को लेकर भी इसको शक था, और एक जो इसकी बेटी है वो इसकी पत्नी के पास थी, ये खुद चाहता था कि बेटी मुझे मिले। इन सब बातों को लेकर ये रंजिश रखता था अपनी पत्नी से। पत्नी वैसे भी अलग रहती थी और झुंझुनू से आकर ये पत्नी को जलाकर और वापस झुंझुनू चला गया। हालांकि इस मामले में जो मृतका की जो नानी है उसने जो उस दिन मुकदमा दर्ज करवाया था उस पर प्रदीप बिश्नोई पर आरोप लगाया था, जो दुष्कर्म का आरोपी है, कि इसने दुष्कर्म का जो है आरोप लगाया था इस पर और इसी ने इसकी हत्या कर दी। मगर पुलिस अनुसंधान में जो प्रदीप है उसका कहीं कोई भी भूमिका किसी प्रकार की सामने नहीं आई और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि इसके पति ने इसकी हत्या की। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान लगातार ये कई दिनों से खबर प्रसारित कर रहा था, जो अंदरूनी सूत्र हमें मिल रहे थे, कि जो नजदीकी हत्यारा निकलेगा, और बिल्कुल पति हत्यारा निकला। जी बिल्कुल, और एक सीसीटीवी फुटेज भी आया था राजू, जिसमें एक शख्स दिखाई दे रहा था जिसके प्रदीप होने की आशंका जताई जा रही थी। जी, जो सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति है उसी पर यह मामला अटका हुआ था, क्योंकि ये पहले दिन ही पता चल गया था कि वो प्रदीप नहीं है, कोई और है। अब और कौन है, इसी बात का अनुसंधान चलते चलते ये पता लगा कि मृतका का पति ही था वो, जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आया। बड़ी बात यह है एक कि इसके पति जो यहाँ घटना के लिए कारित करने के लिए आया, मोबाइल लेकर नहीं आया, क्योंकि इसके पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल लोकेशन नहीं निकली यहाँ की, तो इसलिए समय लगा। मगर अंत जो पुलिस है उसने अपनी जांच और निष्कर्ष निकालते हुए पति को गिरफ्तार किया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजू आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर पति ही पत्नी का हत्यारा निकला और उसी ने अपनी पत्नी की जलाकर हत्या की। गोलूवाला हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है।